तो लास्ट टॉपिक में कहाँ तक हुआ था? लास्ट टॉपिक में मैंने मुद्रास्फीति के बारे में आपको बताया था और ये बताया था कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार से आरबीआई नियंत्रित करता है। आज हमें जो पढ़ना है, मुद्रास्फीति को राजकोषीय नीति द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के द्वारा किस तरीके से मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। इसके बाद हम मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर क्या है वो देखेंगे और इसके बाद हम मुद्रा प्रबंधन में आरबीआई क्यों विफल हो गया ये जानेंगे और अंतिम रूप में हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति समिति जो आरबीआई में बनी है वो क्या है और उसकी क्या भूमिका है। तो उन सभी पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा राजकोषीय नीति। वैसे ये टॉपिक बजट का है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जोड़ रहा हूँ। राजकोषीय नीति किस प्रकार से मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को कम करने का कार्य करती है। देखो, एक चीज़ समझना है मोटा मोटी, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। और सबसे पहले चीज़ है कि टर्मिनोलॉजी है राजकोषीय नीति जो है, ये बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। 3 शब्द याद रखिए, 3 शब्दों से राजकोषीय नीति आप पूरी समझ जाएंगे। पहली बात है कि सरकार द्वारा जारी की जाती है। सरकार का काम है राजकोषीय नीति को मैनेज करना, पहली बात। अब इसमें होता क्या है, राजकोषीय नीति बहुत आसान है। एक तो आय रहता है, गवर्नमेंट की आय है कुछ, है ना, गवर्नमेंट के व्यय हैं कुछ। और आप खुद सोचिए, जब आय कम होगी गवर्नमेंट की, व्यय ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? घाटा होगा। या फिर ये कहें कि सरकार उस घाटा बढ़ने के लिए ऋणग्रस्तता में फंस जाएगी। सरकार भी कहीं से ब्याज लेगी, सरकार भी कहीं से पैसा लेगी। तो साथ साथ ऋण प्रबंधन, जो ऋण हो जाता है सरकार के ऊपर, जो कर्ज हो जाता है, ऋण प्रबंधन, इन तीनों टर्म्स को समझ लीजिए। आय, व्यय और ऋण प्रबंधन, इन तीनों को राजकोषीय नीति यानी एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। आय, व्यय और ऋण प्रबंधन, इन तीनों को राजकोषीय नीति के द्वारा मैनेज किया जाता है। बहुत आसानी से समझो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि राजकोषीय नीति कैसे मुद्रास्फीति को कम करती है, महंगाई को कम करती है। किस प्रकार से राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति को कम करती है ये जानने का प्रयास अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण राजकोषीय नीति द्वारा। पहले समझते हैं राजकोषीय नीति क्या है। लिखिए, हेडिंग डालिए, राजकोषीय नीति। फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं इसको, फिजिकल पॉलिसी। तो बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय की नीति है। ठीक है, या और थोड़ा सा इसको टेक्निकली बोलें तो सरकार के आय और व्यय के साथ साथ ऋण प्रबंधन, साथ में ऋण प्रबंधन भी जोड़ दें तो राजकोषीय नीति की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए। लिखिए, राजकोषीय नीति सरकार की आय व्यय की नीति है, सरकार की आय तथा व्यय की नीति है। राजकोषीय नीति सरकार की आय तथा व्यय की नीति है जिसे सरकार के बजट में दर्शाया जाता है, सरकार की आय तथा व्यय की नीति है जिसे सरकार के बजट में दर्शाया जाता है। यदि बजट में आय के सापेक्ष व्यय अधिक होता है, यदि बजट में आय के सापेक्ष व्यय अधिक होता है, तो सरकार विभिन्न उपायों को अपनाकर बजट में आए इस घाटे को पूरा करती है।
बजट में आए इस घाटे को पूरा करती है। अर्थात राजकोषीय नीति सरकार की आय व्यय तथा ऋण प्रबंधन एवं ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा होता है। क्या है राजकोषीय नीति? सरकार की आय, सरकार की व्यय तथा ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा कहलाता है राजकोषीय नीति। कोई पूछेगा तो आसानी से समझा देंगे कि क्या है राजकोषीय नीति। फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा सरकार की आय, व्यय और उसके ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा कहलाता है। बताओ, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है और बहुत आसानी से इसको समझाया जा सकता है और आप समझ सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें। ये हो गई एक बात। अब अगली बात, अब आपको किसी भी तरीके से इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए राजकोषीय नीति, ताकि मैं आगे चीज़ें समझा सकूं। ठीक, राजकोषीय नीति किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है अभी। अच्छा, लेट आने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो लेट आ रहे हैं इनके लिए जाम था तो 8:30 बजे निकलना चाहिए था। मैं तो 8 बजे की बैठी हूँ। आपको 7:30 निकलना चाहिए था। ये तो डिस्टेंस भी उसमें देखना पड़ेगा ना। हाँ, स्वास्थ्य की समस्या थी, तो स्वास्थ्य सुबह सुबह जल्दी जगने से बढ़िया रहता है। थोड़ा सा और टाइम से उठती, उठने के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अभी युवा हैं हम लोग, अभी बीमार पड़ने लग गए तो क्या होगा। अभी बिल्कुल कोल्ड हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, ठीक है, हमसे ठंडा गर्म कोई नहीं है। अभी यही उम्र है, हमारा ब्लड बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ है। अभी आप यदि सोच रहे हो कि अभी बीमार नहीं होना है, कब तक? 45 साल तक। 45 साल तक हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी भी आए तो डर जाए कि किस आदमी के पास आ गई, समझ रहे हो, उसको भी डरा दो कि गलत आदमी के पास आ गई हो। एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक पर्सन है महात्मा गांधी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ कुछ मायनों में। बहुत लोग महात्मा गांधी के बारे में बहुत गलत सलत बोलते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रपिता हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। दरअसल जब वो यरबदा जेल में थे, तो यरबदा जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, ठीक है, और यरबदा जेल में जब वो रह रहे थे तो एक पर्सन था उनके साथ, आदम नाम का एक व्यक्ति था। वो भी जेल में बैठा था और जेल में जाता वही अपराधी जो होता है, तो आदम नाम का एक व्यक्ति रहता था और गांधी जी की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। तो गांधी जी क्या था कि उनका फिक्स था, गांधी जी का क्या फिक्स था कि वो बस एक लिमिटेड भोजन करते, शाम को खाना नहीं खाते थे, दिन में भी उनका फिक्स हुआ करता था कि इतना ही खाना है। जब 4 रोटियां खाना है तो 4 रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ये सब खाएंगे, उनका फिक्स था। ज़्यादा नहीं कि जो मिल जाए तो, है ना, जितनी बार मिल जाए तो, ऐसा नहीं था। तो कहते हैं एक बार गांधी जी बीमार हो गए, गांधी जी बीमार हो गए और गांधी जी की एक दिनचर्या होती थी। दिनचर्या किस चीज़ की गांधी जी की थी कि वो प्रतिदिन, मतलब गांधी जी का प्रतिदिन का काम था कि अपना सूद पे चरखा काटना, चरखा पे सूद काटना और भी जो दैनिक कार्य होते थे वो करते थे, मतलब फिक्स था तो फिक्स था। तो जब बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने पर भी उन्होंने काम नहीं बंद किया। आदम ने उन्हें मना किया कि क्या कर रहे हैं बापू, आज आप बीमार हो। काम नहीं बंद किया लेकिन भोजन बंद कर दिया। बोले कि आदम मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है और मैं काम। तो आदम ने जब उनसे ये प्रश्न किया तो आदम को गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि सूर्य से सीखो। सूर्य क्या है? ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन वो लेट उठता हो कि आज चलो कुछ नहीं, आज 10 बजे जगूंगा, है ना। सूर्य टाइम है उसका, बिल्कुल फिक्स है। मतलब बहुत बड़ी बात है, सन से आप सीख सकते हो। अब ये आप कहोगे कुछ भी हो, लेकिन रेगुलरिटी, निरंतरता का बहुत बड़ा प्रतीक है। बोला सूर्य समय से उगता है और सूर्य समय से डूब जाता है। उसका दिन का काम होता है कि सबको प्रकाश देना, वो प्रकाश देकर चला जाता है और शाम को सबको सुलाता है। तो सूर्य जब अपना काम नहीं बंद कर सकता, हवा चलना काम नहीं बंद कर सकती, तो मैं अपना काम कैसे बंद कर सकता हूँ? तो वो आदम भी बहुत चालाक आदमी था। बोला बापू तो डेली तो आप खाना भी खाते थे ना, तो इसको क्यों बंद कर दिया आपने? भाई डेली 4 रोटी खाते थे, आज 1 रोटी क्यों? तब तो फिर आपको 4 रोटी यहाँ पर भी खानी चाहिए, है ना। तो गांधी मुस्कुरा दिए। तो गांधी से आप, मतलब मुझे यही समझ में आया, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये समझ में आया कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने परिस्थितियों को हरा दो अपने काम के आगे। समझ रहे हो? बुखार है, जुखाम है, तकलीफ़ है, सर दर्द है, बेचैनी है ना,
मन के भाव जो है कुछ इतर बितर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ये सब आंतरिक समस्याएं हैं जो कि क्षणिक हैं। आज आपकी तबीयत खराब है, कल सही हो जाएगी। आज आपके मन में बेचैनी है, कल सही हो जाएगी। आज आपके मन में है ना कुछ भी है, आज आप कैसे भी हो, कल चेंज हो जाएगा, आने वाला समय बदल जाएगा। तो क्यों इस समय को बर्बाद करें, क्यों ना इसका सदुपयोग करें। समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित जब आप अपने आप को कर लेंगे तो शरीर में कितने भी दर्द होंगे, कितने भी दुख होंगे। कितने दिन होता है सुबह उठता हूँ, उठने के बाद शरीर दर्द कर रहा होता है, लगता है कि आज, क्योंकि सोया ही 3-4 बजे जाता है, तो ऐसा लगता है कि आज छोड़ते हैं, आज नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो चलो 2 दिन का छुट्टी मिल गया, सैटरडे संडे में और ज़्यादा काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मेरी क्लास रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये नहीं सोचना, अभी हमारी उम्र है भाई, 45 साल तक कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में। 45 साल तक हम बीमार नहीं पड़ सकते। बीमारी एक मानसिकता है जो आपके दिमाग में बैठ गई है कि आप अस्वस्थ हो गए हो, आप बीमार हो गए हो। उस मानसिकता को डिलीट कीजिए और समयबद्ध बनिए, समय का सदुपयोग कीजिए। समय कम है, लिमिटेड है अपनी लाइफ में, समय को बर्बाद मत कीजिए। विश्वास कीजिए, ये समय को यदि आज आप बर्बाद करेंगे तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। लिख लीजिए। समझ रहे हैं? आपको समय आके सिखाएगा कि मैं कौन हूँ। मेरा महत्व आपने नहीं माना, ठीक है, तो इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। समय को आप बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। कितनों को बर्बाद कर चुका, क्योंकि कितनों ने बर्बाद उसे किया था। ठीक है, और समय सबको सिखा भी देता है। समय सबको अच्छों का आकड़ निकल जाता है समय के आगे। जब वक्त आता है ना तो अच्छों का आकड़ निकल जाता है। जैसे अभी विजय माल्या हैं, रहे होंगे कभी अकड़ू टाइप के आदमी। आज के टाइम पे क्या है, ये है कि किसी तरीके से देश उनको माफ़ कर दे, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, एक बार एक्सेप्ट कर ले। है पैसा, सब कुछ है, धन दौलत, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो समय बदलता है, समय के साथ साथ आपकी स्थिति क्या हो जाएगी आपको भी नहीं पता है। इसलिए ध्यान रखिए, समय का सदुपयोग कीजिए सकारात्मक, और अपने आप को निरंतर रखिए, गतिशील रखिए। अपने अंदर अपने जो उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति विश्वास रखिए कि मेरा जो उद्देश्य है वो सही है। मेरा उद्देश्य गलत कैसे हो सकता है ना? उद्देश्य क्या है? मुझको कुछ ऐसा बनना है ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूं। ये अल्टीमेट गोल है। मुझको कुछ ऐसा बनना है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। यही तो आपका उद्देश्य है। और क्या है? ये उद्देश्य है कि सिर्फ मिलता जाए, जिधर से पाओ भरते चले जाओ, ये उद्देश्य नहीं है ना। अब बनने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म चूज किया कि ये प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो मैं दूसरे के काम आ जाऊंगा। समझ रहे हो? तो अल्टीमेट अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाइए, अपने व्यक्तित्व, अपने सोच में बदलाव लाइए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कम से कम मेरे सामने ये काम तो मत कीजिएगा कि आप एक्सक्यूज़ दें किसी चीज़ का, कि आज गाड़ी लेट हो गई, आज जाम। ये सब एक्सक्यूज़ हैं ज़िंदगी में, आप एक्सक्यूज़ देते हो और कुछ नहीं होता। ठीक है, कि मेरी तबीयत ख़राब है, कि मेरा सर दर्द हो रहा है, कि आज मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। ऐसा 365 दिन में 300 दिन होगा। ऐसा 365 दिन। शरीर क्या है? सबसे आलसी प्रकृति का व्यक्ति है। ये सब जो मिट्टी का ढांचा है सबसे आलसी है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपका मन, अपने मन को ऐसा डायरेक्ट कीजिए कि वो आपको चाहे जिस कंडीशन में हो आपको लेकर चलता रहेगा। पैसा है तो सही, पेट में भोजन है तो सही, नहीं है पेट में भोजन तो सही, बस मुझे एक ही धुन रमी हुई है, काम, अपना काम। अपना काम है पढ़ाई तो पढ़ाई, बस। खाना है तो सही, पीना है तो सही, नहीं है तो सही, शरीर खराब हो रहा है तो सही, सब एक तरफ चलने दीजिए। वो सब सुधर जाएगा। शरीर बनने में कितना टाइम लगता है? कल के दिन से सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब बन जाएगा। बनने में कितना टाइम है? लेकिन उसके चक्कर में पता चला सब डिले करके रख दिया। जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो स्वास्थ्य अपने आप ही सही रहेगा। स्वास्थ्य खराब आपका क्यों हो रहा है? डेली टेंशन हो रही है, डेली बेचैनी हो रही है। क्यों? पढ़ने के अलावा बाकी सब काम हो रहा है। पढ़ने के अलावा सोचने में बहुत टाइम जा रहा है। सोच रहे हो, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर लो। फिर जब समय आ जाएगा तब पढ़ने बैठना। ठीक? तो सोचना नहीं है, सोचना बंद कर दो दिमाग से। सोचना बंद कर दो। फर्जी की चीज़ों पे बैन लगा दो कि ये बैन है, मेरे दिमाग की ये सब चीज़ें बैन है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आस पड़ोस की बातों को नहीं जानना, बैन है अभी। ठीक है? घर में माता पिता से डायलॉग उस तरह के नहीं करना कि चाची का क्या हो गया, चाचा का क्या हो गया, घर में और रिश्तेदार कैसे हैं, बैन है वो। शादी विवाह में जाना बैन है अभी। ठीक है? आत्म संयमित कीजिए अपने आप को, तब देखिएगा कि क्या रिजल्टेंट आता है।
तब आपके अंदर पर्सनालिटी बदलेगी, आपका व्यक्तित्व बदलेगा। फ़ोन में कॉल आता है, आने दो, जाने दो, ठीक है। और ज़्यादा दूसरों का फ़ोन उठाने लग जाओगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपका भी फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा दूसरों का फ़ोन नहीं उठाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके फ़ोन की प्रतीक्षा करेंगे, वो कहेंगे अरे बड़े दिनों बाद याद किया, ठीक। तो इसलिए ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। ज़्यादा चक्कर के चक्कर में पता चला अपना चक्कर ख़राब हो गया, तो अपना चक्कर सही रखो। अपने पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है अपने पास समय नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं। डेली जगो और सोचो कि आज ही निपटना है, आज ही शाम को आएगा यमराज ले जाएगा, फिर क्या होगा। तो अभी बहुत बचा है, पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ना, तो दिमाग इधर लगना चाहिए कि उधर लगना चाहिए, क्योंकि आज शाम को जाना है। तो डेली यदि ये सोच के सोओगे, है ना, डेली यही कि अब कल शायद मेरा आखिरी दिन हो। वीरेंद्र सहवाग क्या सोचते थे? वीरेंद्र सहवाग जब खेलने उतरते थे, एक बार उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो क्यों मारते थे इतना? वो कहते थे मैं आउट हो जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, एक तरफ रखो, लेकिन मुझे ये लगता था कि आज का दिन मेरा है, आज जितना मार लिया तो मार लिया, जितने रन बटोर लिए, अगले दिन खेलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। हो सकता है बीसीसीआई खेलने ही ना दे, हो सकता है टीम में चयन ना हो, तो आज मिला है मौका, तो आज मैं आने के बाद एक एक गेंद को तोड़ के मारता हूँ। अब चाहे आउट ही हो जाऊँ ये नहीं पता मुझे, आउट हो गया तो हो गया, गलती हो जाती कभी, लेकिन जितना एक गेंद भी यदि मुझे मिली तो अपने हिसाब से मैं इतना कोशिश करता हूँ कि 4 या 6 जाए। कभी उनका इंटरव्यू सुनिए, कितनी इंस्पायरिंग बात कहे गए कि शायद आज अंतिम दिन हो मेरा बीसीसीआई द्वारा, अगले दिन मुझे ना खिलाया जाए। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पे यदि ये सब सोच डेवलप करोगे ना तो आप काम ज़्यादा कर ले जाओगे, अन्यथा की स्थिति में ज़िंदगी भर एक्सक्यूज़ देते रहोगे, ठीक है। पहले तो खुद बहाने बनाओगे, इसके बाद दूसरों को भी पकड़ोगे कि चाची, कुछ दिन बाद क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलोगे पिताजी ने पैसे नहीं दिए, किताबों के पैसे नहीं थे, इसके पैसे नहीं थे, उसको फिर बहाना, एक और बहाना, फिर इसके बाद कोचिंग, फिर मुझे पकड़ोगे, एक और बहाना। समझ रहे हो? इसलिए बहानेबाजी से बचो, आप बहानेबाज हो, 1 नंबर के बहानेबाज हो, ठीक है। तो कम से कम मेरे साथ बहानेबाजी मत करो, काम चाहिए, काम ख़त्म। कैसे करना है मुझे नहीं पता, टाइम से आना है मुझे नहीं पता आप कैसे आ रहे हो, आप पैदल आ रहे हो, आप हवाई जहाज़ से आ रहे हो, आप जैसे आ रहे हो, मुझे 9 बजे चाहिए, काम ख़त्म। आप 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, आप बीमार हो चाहे जो कुछ बोल, 10 बजे यहाँ पे मिलो। अरे डेली का कोर्स छूटेगा तो पता चलेगा फिर। अब राजकोषीय नीति तो गई, अब कौन बताएगा? चलो, राजकोषीय नीति मैंने बताया, राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। राजकोषीय नीति सरकार के आय, व्यय और ऋण प्रबंधन का लेखा जोखा होती है। फिर एक बार समझते हैं, सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति जारी की जाती है। सरकार के आय यानी सरकार का इनकम क्या है, व्यय कितना है और ऋण प्रबंधन क्या है, क्योंकि आय कम होगी, व्यय ज़्यादा होगी तो सरकार कर्ज में आ जाती है। सरकार को भी विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है, कंपनियों से कर्ज। भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है किस लिए? इसीलिए ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक जाएंगी और मुझे पैसा मिल जाएगा बहुत सारे मामलों में। अभी पढ़ाऊंगा सरकार के आय के स्रोत क्या है। एक तो टैक्स है, ठीक है, टैक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से उसे पैसा मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ऋण प्रबंधन, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या है, सरकार का ये राजकोषीय नीति के माध्यम से गवर्नमेंट करती है। इसकी परिभाषा मैंने लिखवा दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में, हाँ उसी में नहीं तो किसी में, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में राजकोषीय नीति की अहम भूमिका होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में राजकोषीय नीति की अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। अब क्या है अहम भूमिका? एक होती है रेवेन्यू पॉलिसी, राजस्व नीति, है ना। पहला टूल प्रयोग करती है राजस्व नीति के माध्यम से। अब राजस्व नीति क्या है भाई? सरकार को राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या करना है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, महंगाई दर को नियंत्रित करना है। तो सरकार अपने आय का स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करती है। कैसे? राजस्व नीति के माध्यम से। बहुत आसानी से समझाना चाहूँगा। राजस्व नीति क्या है? एक टूल का प्रयोग, जैसे कि आरबीआई प्रयोग कर रहा था ना बहुत सारे टूल्स का, आरबीआई टूल्स प्रयोग कर रहा था, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, बहुत सारे टूल्स थे, मल्टीपल टूल्स, वो सारे आरबीआई के द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे। उसी प्रकार से सरकार
राजकोषीय नीति, जैसे वहाँ पे मौद्रिक नीति थी, यहाँ पे राजकोषीय नीति है, तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत पहली पॉलिसी है रिवेन्यू पॉलिसी। ठीक, अब रिवेन्यू पॉलिसी में कैसे देखते हैं, रेवेन्यू पॉलिसी कैसे है। सरकार को आय प्राप्त होती है टैक्स के माध्यम से, राजस्व जहाँ पर आ जाए यहाँ पर कर लिख ली, कर से मतलब होता है, एक तरीके से कर नीति है ये सरकार की। राजस्व का मतलब सरकार के राजस्व का अधिकतम स्रोत कर ही है, तो कर की बात है। कर मतलब आय प्राप्ति सरकार को होती है टैक्स के माध्यम से, सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। ठीक है, सरकार क्या करती है, टैक्स की दरें बढ़ा देती है, टैक्स की दरें बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, जो अब देखो हमारे यहाँ का टैक्स ढांचा मैं पढ़ाऊँगा, हमारे यहाँ का टैक्स ढांचा जो है प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर किसे बोलते हैं, प्रगतिशील है। कैसे, जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, गरीबों को टैक्स या तो नहीं लिया जाता इनकम टैक्स वगैरह में, या तो कम लिया जाता। जितना आदमी गरीब होगा, जिसका सोर्स ऑफ इनकम, जिसका 2.5 लाख है, उसे 5%। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, स्लैब ऐसे बढ़ाती चली जाती गवर्नमेंट। तो प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना और गरीबों पे खर्च करना, यही होता है टैक्स का ढांचा हमारे यहाँ का। तो सरकार क्या करती है, टैक्स के ढांचे में बढ़ोतरी कर देती है, राजस्व नीति के तहत टैक्स की दरें बढ़ा देगी। तो टैक्स की दरें बढ़ा देगी तो अमीर लोग अमीर लोगों के को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देंगे तो उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, व्यय करने की क्षमता कम हो जाएगी, व्यय करने की क्षमता कम हो जाएगी तो मार्केट से मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो बात वही हो गई, मांग ही तो कम करना था, मांग कम कर दिया, महंगाई कम हो गई। ठीक, तो इसी पे अभी पहले लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर होते हैं। राजस्व नीति में लिखिए, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर होते हैं। अत्यधिक मांग की अवस्था में सरकार सभी प्रकार के करों की दरें बढ़ा देती है। अत्यधिक मांग की अवस्था में, अत्यधिक मांग की अवस्था में सरकार सभी प्रकार के करों की दरें बढ़ा देती है। जब महंगाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सरकार क्या करती है, टैक्स का नेचर चेंज कर देती है। सरकार अत्यधिक मांग की अवस्था में सरकार सभी प्रकार के करों की दरें बढ़ा देती है। मान लो जीएसटी है, अब देखो मान लो कोई अप्रत्यक्ष कर, 2 तरीके के कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर है, मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल की मांग बहुत ज़्यादा है और मोबाइल बहुत महंगे हो जाएं, मांग ज़्यादा होगी तो महंगे हो जाएंगे। सरकार को कुछ नहीं करना है, इस पे जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को बढ़ा देना है। तो मार्केट में गए, आप 15,000 का मोबाइल मिल रहा है, मार्केट में जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो यही मोबाइल हो गया 18,000 का, 20,000 का। तो आप क्या करोगे, अब अपना आइडिया चेंज कर लोगे, अब अपना आइडिया चेंज कर लोगे कि यार अभी इसमें बहुत ज़्यादा बहुत महंगा है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर भी क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के करों की दरें बढ़ा दिया, जिससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी अपने आप और लोगों की मांग कम हो जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार के करों की दरें बढ़ा देती हैं। मुख्यतः अमीर वर्ग पर करों की दरें ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। मुख्यतः अमीर वर्ग पर करों की दर ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। खरीद कौन करता है, अमीर वर्ग, और विलासिता की चीज़ें कौन करता है ज़्यादा, अमीर वर्ग। इसीलिए जीएसटी क्या है, जीएसटी जो 28% का स्लैब है उसमें जो चीज़ें रखी गई हैं वो विलासिता की चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, अब गरीब आदमी होगा वो थोड़ो ना कार खरीदेगा, वो थोड़ो ना बाइक खरीदेगा, वो थोड़ो ना आपका, ठीक है, कोई भी हो, टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, पता चला 8 मोबाइल, वो थोड़ो ना रखेगा गरीब आदमी। ये सब अमीर आदमियों के लक्षण हैं जो 6 कारें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सरकार क्या करती है, अमीर लोगों पे टैक्स ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो सीधा क्या होते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, दिमाग भी ज़्यादा लगाते हैं, कहते हैं टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है, अभी नहीं खरीदते हैं। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर इसको आगे लिख लीजिए, अमीर वर्ग पर करों की दर बढ़ा दी जाती है। यह अमीर वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है। यह अमीर वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है, जिससे उपभोग तथा निवेश व्यय घट जाता है। जिससे उपभोग तथा निवेश व्यय घट जाता है।
अमीर वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है, क्रय शक्ति कम कर देती है, जिससे उपभोग तथा निवेश व्यय घट जाते हैं। इससे समग्र मांग घट जाती है, इससे समग्र मांग घट जाती है, इससे समग्र मांग घट जाती है तथा सरकारी राजस्व बढ़ जाता है, तथा सरकारी राजस्व बढ़ जाता है। ये कैसी नीति हो गई आपकी? ये हो गई आपकी राजस्व नीति। राजस्व नीति में इस तरीके सरकार ने कर दिया, महंगाई कम हो गई। समझ में आया? रेवेन्यू पॉलिसी समझ में आया कि नहीं आया? अभी जी आप आए ही तभी जब मैंने पूरा प्रवचन दे दिया। निशा जी ऐसा नहीं चलेगा। ये लेट लपाट का जितना भी कल से नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 8:30 निकलो, 7:30 निकलो, 6 बजे निकलो, जितने बजे निकलो, मुझसे मतलब नहीं है। 9 बजे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, 9-10 तक इंतज़ार करता रहता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, नहीं तो 9 बजे भी मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? आप लोग क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप लोग इतना टाइम से आ जाना चाहिए कि मेरे ऊपर एक दबाव बन जाना चाहिए कि आके मैं लगातार बस पढ़ाऊँ, 2-3 घंटे पढ़ा के चला जाऊँ, अतिरिक्त चीज़ों में समय ना लगे, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं? लेट होंगे तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है कि एक आदमी का अहित ना हो जाए, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा, है ना, एक आदमी के अहित ना होने के कारण भी मैं आप लोगों के चक्कर में पता चला। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब इसका शपथ लीजिए, प्रण लीजिए, जो भी हो। अगली पॉलिसी है व्यय नीति। सरकार की व्यय नीति चेंज कर देती है अपनी। एक्सपेंस पॉलिसी जो होती है सरकार उसे चेंज करती है। व्यय नीति, अब व्यय नीति कैसे बदलती है बताइए? सरकार क्या है? सरकार समाज कल्याण के लिए बनी हुई है। लोक कल्याण की भावना से सरकार काम करती है, जन कल्याण की भावना से सरकार कार्य करती है। तो सरकार समाज पे बहुत सारे लोगों के ऊपर व्यय करती है, जैसे सब्सिडी दे देना, जैसे सब्सिडी दे देना, है ना। सब्सिडी के अलावा भी स्वास्थ्य पे खर्च करती है, चीज़ें सस्ती कर देती है ना। तो सरकार जब व्यय कर देती तो उससे क्या होता है? मार्केट में अतिरिक्त पैसा आ जाता है। मार्केट में सरकार के इस कारण से, मान लो आपको कुछ नहीं, आपको स्टूडेंट हो, सभी को क्या सरकार क्या स्कॉलरशिप देना शुरू कर दे कि हर महीने 3,000-4,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। 3,000-4,000 इधर से मिल रहा है, 5,000 घर से मंगवा रहे हो गई, इनकम बढ़ गई। अब आप क्या करोगे? दिमाग आपका यहाँ बैठेगा नहीं, तो पता चला महीने में 7 दिन तो अपोलेंट मॉल में दिख रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं पे सरकार समाज कल्याण पे जो व्यय करती है उसको कम कर देती है अपनी व्यय पॉलिसी। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार ये प्रयास करने लग जाती है कि जो समाज कल्याण पे जो व्यय है उसे कम किया जाए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मार्केट में लोगों के पास सबसे पहली चीज़ पैसा कम होगा। सरकार पैसा जनरेट कर, सब्सिडी दे देना मार्केट में। क्या है? सरकार, आरबीआई ने मना किया कि मैं मौद्रिक नीति बनाता तो हूँ लेकिन वो सफल नहीं हो पाती क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार सब्सिडी के रूप में पैसा लुटाए पड़ी है। अब मैं क्या करूँ? मैंने इधर से पैसा जितना खींचा उधर से सरकार के द्वारा डाल दिया गया मार्केट में, तो सरकार के द्वारा मार्केट में आ गया, फिर मैं बैठा हूँ चुपचाप, बनाए मौद्रिक पॉलिसी, उसका हो कुछ नहीं रहा। इस पर भी रघुराम राजा जी ने कहा कि अपनी सब्सिडियाँ कम कीजिए, और उस पर काम भी हुआ, कमेटी बनाई गई। आपने देखा अभी गैस कितनी महंगी हो गई, अब आती भी नहीं है सब्सिडी खाते में। आप कभी खाते अपने चेक कीजिएगा, आपको लगता है सरकार बहुत अच्छा गेम खेली। शुरुआत में तो दी 500-500 रुपये सब्सिडी, इस समय खाते में सब्सिडी आती ही नहीं है। आती है, किसी में आ रही है। हाँ अच्छा, आप घर वाला खाता एक बार चेक कीजिएगा सही से। हाँ अच्छा, वो उज्ज्वला योजना वाला, उज्ज्वला योजना ठीक है, वो अलग है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार जैसे मान लो इस महीने ना दे, अगले महीने दे दे आपको, अगले महीने खुश हो जाओगे। लेकिन आप ये किस चीज़ की खुशी? पिछले महीने तो नहीं दिया था ना, पिछले महीने भी तो मिलना चाहिए था ना। इस समय 850-900 रुपये का सिलेंडर जाके पहुँच गया। कितने का मिलता था? 300, 350, 400 तक का मिला करता था सब्सिडी वाला सिलेंडर। अब बिना सब्सिडी के कर दिया 8 दिन आ गए, है ना, 1 रुपये और बढ़ गया। हाँ, तो वही है, पेट्रोल डीजल का देखो डीरेगुलेट कर दिया,
यहाँ तक कि रेलवे में देख लो, आप कभी कोई चला होगा वैसे, राजधानी से आप सफ़र कीजिए, राजधानी का किराया उन्होंने क्या कर दिया, एरोप्लेन के तर्ज पे कर दिया, जितना फ्लेक्सिबल कर दिया, उसका फेयर फ्लेक्सिबल हो गया कि जितना जल्दी कर लोगे सस्ता पड़ेगा और जितना लेट करोगे उतना महंगा होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे जितनी सहायकी दे रही है उस सहायकी को बंद करती जा रही है। और वास्तव में कोई देश खैरात में नहीं चलता है। सब्सिडी वास्तव में सरकार द्वारा दी जाने वाली एक सहयोग राशि है। कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी सहयोग राशि पे कभी चल ही नहीं सकती है। कब तक सब्सिडी पे जीते रहेंगे? सरकार को हमें एबल बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, अरे मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं क्यों आपकी सब्सिडी पे निर्भर रहूँगा? तो सरकार को सब्सिडी पे काम करना चाहिए कि इनकम बढ़ाने पे काम करना चाहिए लोगों की? इनकम बढ़ाने पे। इनकम कब बढ़ेगी? जब रोजगार सृजन होगा। अब जब सरकार ज़्यादा पैसा सब्सिडी पे ही खर्च कर दे रही तो रोजगार सृजन पे कैसे करेगी? तो सरकार को चाहिए कि रोजगार सृजन पे ज़्यादा खर्च करे और सब्सिडी पे पैसे को रोक दे। समझ रहे मेरी बात को, है ना? तो ये सब चीज़ें अभी आगे जब बहुत सारी मैं कमेटीज़ लिखाऊंगा कि किस किस चीज़ पे कमेटी बनी, उसकी क्या रिकमेंडेशन रही, ये सब चीज़ें आपको काम कब आएंगी? जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, तब आप इन पे बोलोगे और लिखोगे, उन कमेटियों को, चीज़ों को बताओगे। ठीक है, चलो अभी पहले इसको पूरा कंप्लीट। व्यय नीति लिखिए। समाज की सुरक्षा तथा लोगों की जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, समाज की सुरक्षा तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। सार्वजनिक व्यय की मुख्य मदें, सार्वजनिक व्यय की मुख्य मदें किस किस चीज़ पे सरकार? प्रशासन ये एक सार्वजनिक व्यय है। पुलिस लगी हुई है किस लिए? किसके लिए है पुलिस? आपकी सुरक्षा के लिए, कि आपके साथ कोई हो ना सके, कोई अपराध करके चला जाए, कोई आपके घर में चोरी डकैती चार के चला जाए। ठीक है, तो पुलिस है, ताकि पुलिस उससे देखे आपके घर पे, लोगों के अंदर एक टेरर, एक भय बना रहे। तो पुलिस प्रशासन जो कुछ भी है, आपको ये है कि मेरे साथ कोई गलत करेगा मैं सीधा चला जाऊंगा, ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो प्रशासन का व्यय सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। देश की सुरक्षा का व्यय, रक्षा क्षेत्र पे जो सरकार, वो भी एक सार्वजनिक व्यय है ना? तो सार्वजनिक व्यय लिखिए कहाँ कहाँ पे सरकार करती है। सुरक्षा, प्रशासन, सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सामाजिक सेवाएं और क्या है? विकासात्मक व्यय, आधारभूत संरचनाओं पर जो डेवलपमेंट किया जाता है वो व्यय भी आते हैं। विकासात्मक व्यय, जैसे कि हाईवेज बना रही है सरकार, है ना? रेलवे का विकास कर रही है, रेलवे की अभी डबल लाइनें, बुलेट ट्रेन खरीदी जा रही है, सब क्या है? विकासात्मक। और संरचना की गति बढ़ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में मुझे कभी कभी लगता है बुलेट ट्रेन तो चल जाएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन में आदमियों को नहीं बैठाना चाहिए। किस लिए यूज करना चाहिए उसको? ट्रांसपोर्ट के लिए कीजिए, कार्गो के लिए कीजिए, उसके लिए सही है। लोगों को मत बैठाइए यहाँ पे। क्या करेंगे उसमें बैठ के? क्या करेंगे? जल्दी पहुँच जाएंगे तो और खोखट करेंगे, है ना? जल्दी पहुँच के लोग करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जल्दी पहुंचने पर हम क्या करते हैं? गप करते हैं। जैसे क्लास में आप खुद जल्दी आ जाते होगे, तो यहाँ पे ये है कि पढ़ते नहीं है उस टाइम पे, चलो आगे पढ़ लेते हैं। ये अभी क्लास 9 बजे चालू होगी, चलो 10 मिनट और लेट कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे टाइम बहुत है लोगों के पास, समय बहुत है, कर रहे हैं आराम से, धीरे धीरे, कोई नहीं, अभी नहीं, 35 साल बाद लेंगे शादी, 35 साल बाद करेंगे, है ना? शादी वादी में तो जल्दी है, बाकी हर चीज़ में लेट है। यहाँ का, इंडिया का, अब तो शादी में भी लेट हो रहा है धीरे धीरे। लोग अब सोच रहे सेटलमेंट हो जाए, फिर शादी में लेट, फिर बच्चों में लेट। ठीक है, इसके बाद ज़िंदगी लेट, फिर क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है बच्चे आते आते, फिर बच्चे हड़काना शुरू करते हैं। क्यों? जनरेशनल गैप हो जाता है, बाप बेटे में जनरेशनल गैप हो जाता है, पीढ़ीगत गैप। एक पीढ़ी के बाद देखो, 35 साल पुरानी पीढ़ी वर्सेस नई पीढ़ी जो आ जाई है, तो क्या होता है? अब उसके समय टेक्नोलॉजी कुछ और है, पिताजी सीखने को तैयार नहीं है, तो बाप बेटे में लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा? है ना? कलाएँ होती, सब चीज़ें। तो बहुत सारी हमारे समाज का ढांचागत संरचना बहुत ख़राब है। रोज़गार के चक्कर में लोग बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, इसलिए जॉब लगे ना लगे शादी टाइम से कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे नहीं तो दूसरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। आगे कहाँ तक पहुँचे?
विकासात्मक व्यय, हाँ। अत्यधिक मांग की स्थिति में, अत्यधिक मांग की स्थिति में सरकार इन व्ययों को कम कर देती है। अत्यधिक मांग की स्थिति में सरकार इन व्ययों को कम कर देती है। ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता ना जाए, ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता ना जाए। ताकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता ना जाए। तरलता, तरलता जब बोला करूं तो पैसा ना ज़्यादा जाए, ना जाए, आए बस, ठीक है। तरलता ना जाए और मांग पक्ष में कमी आए, और मांग पक्ष में कमी आए, मांग पक्ष में कमी आए। समग्र मांग में इस कमी से, समग्र मांग में इस कमी से बजटीय घाटा कम हो जाएगा, बजटीय घाटा कम हो जाएगा और सरकार गैर विकासात्मक व्ययों को कम करने के उपाय भी अपनाती है, और सरकार गैर विकासात्मक व्ययों को कम करने के उपाय भी अपनाती है, कम करने के उपाय भी अपनाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए दो नीति। राजकोषीय नीति के तहत सरकार दो नीतियों का यूज करती है, राजस्व नीति और व्यय नीति। ठीक है, टैक्स बढ़ा देना, व्यय में ज़्यादा खर्चा ना करना, काम खत्म। इन्हीं दोनों से काम हो जाता है। ये हो गई आपकी राजकोषीय नीति। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।